गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं कुसुमलता, लेक्चरर साइकोलॉजी, डाइट एटा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के चैप्टर प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे, यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? देखिए, प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी उसे प्राचीन कालीन शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय पर जो शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती थी वह गुरुओं के द्वारा अपने शिक्षकों को जो शिक्षा दी जाती थी वह वेदों के अनुसार दी जाती थी। वेदों में जो लिखा था, वेदों को पढ़ाने के लिए शिक्षित किया जाता था। वेदों के आधार पर ही उन्हें शिक्षित किया जाता था। भारतीय सभ्यता एवं शिक्षा की पृष्ठभूमि में वेद ही हैं। वेदों द्वारा हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जीवन और दर्शन का ज्ञान होता है। वैदिक काल का विस्तार ईसा पूर्व 2500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा एवं हिंदू शिक्षा की संज्ञा भी दी जाती है। शिक्षा का अभिप्राय उस समय भी और इस समय भी एक ही है, यानी शिक्षा का अभिप्राय उस समय औपचारिक शिक्षा से है, जो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती थी। यानी जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति शिक्षित होता था, वह गुरुकुल में जाकर शिक्षित होता था अपने गुरुओं के द्वारा। प्राचीन भारत की शिक्षा एवं समाज की जानकारी देने वाले ग्रंथों में वेदों का सर्वोपरि स्थान है। यानी प्राचीन सभ्यता की जो हमें जानकारी मिलती है उसमें वेदों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और हमें शिक्षित करने में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने कहा है, प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही हम भारतीय समाज को पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार धर्म तथा धार्मिक क्रियाएं थीं। वैदिक क्रियाएं ही शिक्षा का प्रमुख आधार थीं। मानव जीवन धर्म से अनुप्राणित होता था। यानी प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वह धार्मिक चीज़ों से अटैच थी। धार्मिक नीतियाँ, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर हमें शिक्षित किया जाता था। जो वेदों में लिखा हुआ था उसी के आधार पर हमें शिक्षा दी जाती थी। तो आइए अब हम जानते हैं गुरुकुल या वैदिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य एवं आदर्शों के बारे में। डॉक्टर अल्टेकर ने इस संदर्भ में कहा है, ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाते थे तथा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों में ऐसी क्षमता और योग्यता का सर्जन करना था जिसके माध्यम से वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सके। यानी प्राचीन समय में जो ज्ञान दिया जाता था वह आध्यात्मिक ज्ञान से ज़्यादा संबंधित था। आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा दिया जाता था जिससे वह इन चीज़ों को सीखे, जो वेदों में विस्तार से लिखी हुई हैं उनको सीखे और अपने मोक्ष को प्राप्त करे। इन चीज़ों से रिलेटेड ही शिक्षाएं ज़्यादातर दी जाती थी। नैतिक शिक्षा है, आपकी आदर्श शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, इन चीज़ों को वेदों के आधार पर प्राचीन काल में दिया जाता था। तो आइए हम जानते हैं कि गुरुकुल शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श क्या हैं। इसमें है व्यक्तित्व का समन्वित विकास। यानी गुरुकुल शिक्षा या वैदिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था व्यक्तित्व का समन्वित विकास। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार मानव का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करना था। इसके लिए धार्मिक भावना का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक था। छात्र के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था।
जिससे उसके व्यक्तित्व का समन्वित विकास हो सके। यानी व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो उसकी प्रवृत्ति थी उनको ज़्यादा जागृत किया जाता था, ज़्यादा उन्हें समझाया जाता था, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व बनकर उभरे, यानी व्यक्तित्व का समन्वित विकास हो सके। इसी प्रकार स्वस्थ चरित्र का निर्माण, यानी स्वस्थ चरित्र का निर्माण भी उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप चरित्र का निर्माण करना था। अतः सरल जीवन, सदाचार, सत्य आचरण का पालन करना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक था। यानी वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह स्वस्थ चरित्र, यानी जिसका चरित्र अच्छा होगा, वह व्यक्ति अच्छा माना जाता था, उसके लिए उस सरल जीवन, सदाचार, अहिंसा की बातें, ये सारी चीज़ें उसमें ब्रह्मचर्य के दैनिक जीवन के जो अंग थे उसको मतलब बढ़ाने के लिए, उसमें जागृत करने की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, वैदिक काल में सभ्यता और संस्कृति का मेन उद्देश्य होता था कि इसे किस प्रकार से हम संरक्षित करें और अपनी पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित कर सकें। वैदिक काल में विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे वे अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण करें तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करें। यानी जो संस्कृति, जो सभ्यता हमें पूर्वजों से मिली है उसे हम उसी प्रकार अपने बच्चों को शिक्षित करते थे, गुरुओं के द्वारा या हमारे द्वारा अपने बच्चों को शिक्षित करते थे कि ये जो सभ्यता और संस्कृति हमें पूर्वजों से मिली है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे और इसका उपयोग हमारे बच्चे आगे के समय तक करते रहें। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय एवं कार्यों का आधार वर्ग व्यवस्था थी। पिता जो व्यवसाय करता था उसकी शिक्षा पुत्र को देता था। पुत्र भी पारिवारिक संस्कृति तथा परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने में विश्वास करते थे। यानी प्राचीन समय में जो काम हमारे पूर्वज करते थे उसी काम को हम भी करेंगे और उसके बाद में हमारे बच्चे भी उसी कार्य को करेंगे, इस तरह की मान्यता थी। व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यावसायिक कुशलता या व्यावसायिक जो एजुकेशन हम अब भी देते हैं और पिछले समय भी दी जाती थी। वैदिक कालीन जीवन संघर्षमय था। इस संघर्षमय स्थिति में यह आवश्यक था कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो जिससे व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप व्यवसाय कर सके तथा व्यवसाय कुशलता में वृद्धि कर स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सके। अपनी मनपसंद जो उसका व्यवसाय करना था उसकी शिक्षा दी जाती थी जिससे वह अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत कर सके। अतः इसलिए वैदिक काल में विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों तथा जीविकोपार्जन संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी प्रकार दायित्वों के निर्वाह की क्षमता, यानी जो प्राचीन काल में वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति को अपने दायित्वों के लिए किस प्रकार से उसकी निर्वाह करने की क्षमता उसमें विकसित करनी है कि वह अपने दायित्वों को ना भूले। गुरुकुल शिक्षा व्यक्ति को उसके स्वयं के प्रति कर्तव्यों का बोध तो कराती ही थी, साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का भी बोध कराती थी, यथा परोपकार, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सेवा, गुरु तथा वृद्धजनों का सम्मान एवं सेवा आदि। यानी जो उसके दायित्व हैं, एक व्यक्ति के जो दायित्व होते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि किस प्रकार से हम अतिथि सत्कार करना है, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखना है, अपने परिवार में जो हमारे दायित्व हैं, हमारे समाज में जो हमारे दायित्व हैं हम उन्हें आगे बढ़ाएं, न कि उन्हें भूलें। तो दायित्वों के निर्वाह की क्षमता पर ज़्यादा बल दिया जाता था। ज्ञान एवं अनुभव पर बल, गुरुकुलों में विद्यार्थियों को ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने पर बल दिया जाता था। उस समय उपाधि वितरण जैसी प्रथा न थी। छात्र अर्जित योग्यता द्वारा विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ द्वारा किया करते थे। आजकल आपने देखा होगा, टीवी पे भी, मूवी में भी देखा होगा कि किस प्रकार से इस समय तो डिग्री दे दी जाती है बच्चे को, तो वह ये होता है कि यह इस चीज़ में निपुण है। लेकिन प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में यह निपुणता नहीं थी, मतलब उनको जो सर्टिफिकेट व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जब बच्चा
शिक्षित हो जाता था तो उसकी परीक्षा ली जाती थी। सारे गुरु आपस में बैठकर बीच में बच्चे को बिठाकर उससे प्रश्न करते थे, यानी शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रों में क्या है, जिस प्रकार से उस समय की शिक्षा थी, वेदों के द्वारा जो उन्हें उपनिषदों के द्वारा जो भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी, उनसे उनके प्रश्न पूछे जाते थे। जब सारे गुरु उनको इस चीज़ में निपुण बता देते थे कि हाँ अब आप इसमें निपुण हो गए हैं, तो वह शिक्षा आगे बढ़ जाती थी। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी थी, बाहुबली मूवी में भी जो बाहुबली और उसका जो भाई था, वो जब शिक्षित प्रशिक्षित हो गए थे तो उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। उन्हें विद्वानों की सभाओं में बीच में बिठाकर उनसे प्रश्नोत्तर किए जाते थे, शास्त्रार्थ किया जाता था, जिसमें वह अपने सवालों से जवाबों से सबको संतुष्ट करते थे। तो इसमें ज्ञान एवं अनुभव पर बल दिया जाता था। जिसमें जितना ज्ञान होता है, जितना अनुभव होता है, वह व्यक्ति उतना ही निपुण माना जाता था। उसी प्रकार चित्त वृत्तियों का निरोध। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्ति का निरोध अर्थात मन में उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था। यानी भौतिक सुख सुविधाएं, भोग विलास की चीज़ों से व्यक्ति को दूर रखा जाता था। उसके कर्तव्यों को उसको ध्यान दिया जाता था, उसके दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उस पर बल दिया जाता था। यानी उसको जो है उसकी जो चित्त वृत्तियों, यानी कि उसके मन में जो भोग विलास की या आराम की, भौतिक चीज़ों की जो जिज्ञासा होती थी, उससे उन्हें दूर रखा जाता था। इसी प्रकार ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता। वैदिक सभ्यता में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वह ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता ही था। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। यानी उनके अंदर धार्मिक बातों का समावेश करना था, वेदों का ज्ञान करना था, और इन चीज़ों से उसमें जो समावेश होता था तो उससे वह ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। उस समय उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था जो संसार में व्यक्ति को मुक्ति को संभव बनाए। यानी उस शिक्षा को वैलिड माना जाता था, जिससे वह संसार में आया है तो उससे वह मुक्त हो सके। यानी मोक्ष को प्राप्त करने वाली शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। सा विद्या या विभक्त हुए व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो। यानी व्यक्ति को मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह ईश्वर भक्ति में लीन हो और धार्मिक बातों में सराबोर रहता हो। छात्रों में इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना तथा धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। ये चीज़ें छात्रों को व्रत करवाकर, धार्मिक उत्सव कराकर, यज्ञ करवाकर इन चीज़ों का बच्चों में समावेश किया जाता था कि आपको इस तरह से इस संसार में आए हैं और हमें इस संसार से इस प्रकार मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी शिक्षा ही उन्हें प्रदान की जाती थी। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। इसी प्रकार हम बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे, मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो चैप्टर में है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे जितना सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को कराएं, जिससे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, उसका आप ज्ञान ले सकें और ये आपको आगे काम देना है। यानी आप जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से होगा। बाकी का तो नहीं करते, लेकिन एक आध वीडियो देखकर तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, ये मैं मानती हूँ। इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।